एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं हूँ राजेश जोशी, गुजराती, हिंदी, मराठी थिएटर से ड्रामा डायरेक्टर राजेश जोशी का प्रणाम। आज हम सब इकट्ठे हुए इस सेशन में कोकोनट थिएटर का चाय वाई एंड रंगमंच, और मुझे खुशी है आप सब लोगों के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करने की अपने आप को। आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो है थिएटर द बेसिक्स ऑफ ऑल क्रिएटिव टैलेंट्स। और जैसे मैंने ये टॉपिक टाइटल किया है, वो इतना सही टाइटल है इन द सेंस के इतने 40 सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये समझ पाया हूँ कि थिएटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टैलेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ये डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि डिपार्टमेंट में चाहे वो एक्टर्स हो, वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, सेट डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग, ये सब जब एक साथ, ये सारी टैलेंट है और ये टैलेंट जब एक साथ जुट कर आती है तो एक टोटल थिएटर बनता है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड इसी बात पर है कि हम जब फाइनल आउटपुट देखते हैं, थिएटर में जाते हैं कोई ड्रामा देखने या तो कोई लाइव इवेंट्स देखने, तो हम देखते हैं कि एक्टर्स लाइव परफॉर्म करते हैं एज अगेंस्ट टेलीविजन सीरियल्स, फिल्म्स, जहाँ पर टेक रिटेक के अवकाश होते हैं। लेकिन जहाँ तक लाइव परफॉर्मेंसेस का सवाल है, वहाँ पर ऐसे कोई अवकाश नहीं होते। तो ये बात के मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे टफेस्ट जोन है थिएटर कि जहाँ पर आपको कोई चांस नहीं मिलता। फाइनल आउटपुट जब आप देखते हैं, आप तालियां बजाते हैं, आप उनको सराहना करते हैं, लेकिन ये फाइनल आउटपुट तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस है। और ये क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होता है एक राइटर से। एक राइटर जब अपनी स्क्रिप्ट लिखता है और डायरेक्टर जब ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट करता है, तो डायरेक्टर इनके किरदार को ध्यान में रखते हुए सारे लोगों को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद उस एक्टर को बुलाकर उनको ब्रीफ करता है। ये प्रोसेस जीरो से हीरो का प्रोसेस है। एक एक्टर जब आता है तो ब्लैंक आता है कि उनको एक कैरेक्टर परफॉर्म करना है। तो वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे लोगों के साथ बात करेगा, ये सारी प्रोसेस हम रिहर्सल के दरमियान करते हैं। और ये प्रोसेस जो है उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करते जाते हैं। एक एक्टर को जब ये पता चलता है कि ये मुझे कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो वो एक्टर दिन रात मेहनत करके उस कैरेक्टर को लाइव करने के पीछे पड़ जाता है। ये कैरेक्टर ऐसा बोलेगा, और वो उस तरह से रिहर्स करता है डायरेक्टर के विजन के मुताबिक। और इस तरह से एक एक्टर अपने आप को तैयार करता है। जब एक्टर अपने आप को तैयार करता है तो साथ साथ बाकी के दूसरे टैलेंट्स हैं, जैसे कि लाइटिंग डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, सेटिंग डिपार्टमेंट। एक डायरेक्टर के लिए ये सारे डिपार्टमेंट को एक साथ एकजुट करना जरूरी होता है। जब स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाती है तो सबसे पहले हम सेट डिज़ाइनिंग के लिए ये स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सेट डिज़ाइनिंग के बिना हम अपना रिहर्सल शुरू ही नहीं कर सकते। तो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट डिज़ाइनर उसका सेट क्रिएट करता है। डायरेक्टर का एक विजन होता है जिसमें ये क्रिएट करता है। सेट डिज़ाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव टैलेंट प्रोसेस। पूरी स्क्रिप्ट को समझकर उसको उसके मुताबिक सेट को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको फाइनल टच देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस होता है। वैसे एक बार डिज़ाइन पेपर पर फाइनल हो जाती है तो हम रिहर्सल में उस डिज़ाइन के मुताबिक फ्लोर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारा रिहर्सल प्रोसेस कौन रहता है, सारे एक्टर्स को कहाँ से जाना है, कहाँ आना है, कौन से स्टेयरकेस चढ़ना है, उतरना है, ये सारा एक प्रोसेस वहाँ पर शुरू है।
इसके बाद आता है ग्रांड रिहर्सल का स्टेज, जब सारे एक्टर्स अपनी अपनी लाइनों के साथ, अपने अपने मूवमेंट के साथ, अपने अपने कैरेक्टर के साथ तैयार हो जाते हैं, तब आया है ग्रैंड रिहर्सल्स। ग्रैंड रिहर्सल्स ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम सारे टैलेंट्स एक साथ एकजुट होते हैं, जहाँ पर अब आती है बारी लाइट डिजाइनिंग की। लाइट डिजाइनिंग होती है सेटिंग के डिजाइनिंग के हिसाब से, कहाँ से सोर्स आएगा, विंडो कहाँ है, कहाँ आउटडोर है, या ओपन है या तो क्लोज लोकेशन है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लाइट डिजाइनिंग होती है। अब ये लाइट डिजाइनिंग जो करते हैं वो ये ध्यान में रखते हैं कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर क्या ब्लैकआउट है, कहाँ पर क्या डिम लाइट करनी है, और वो हिसाब से लाइट डिजाइनिंग अपना क्रिएटिव टैलेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। और साथ साथ म्यूज़िक, कोई भी चीज़ को इम्पैक्ट देने के लिए म्यूज़िक इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन थिएटर। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट अपने आप में थिएटर के लिए एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, एक कैरेक्टर है। जैसे एक एक्टर परफॉर्म करता है, वैसे ही ये लोग इनविजिबली परफॉर्म करते हैं आपकी आंखों के सामने। और इसके साथ साथ कॉस्ट्यूम की सेट डिज़ाइनिंग के कलर के साथ कॉस्ट्यूम का मैच होना, ये सारी बातें देखी जाती है। लाइटिंग का कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैच होना, प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइजेशन होना, और साथ साथ मेकअप, और इन सारी चीज़ों को जब हम लोग इकट्ठा देखते हैं तब हमें लगता है कि वाह, ये फाइनल आउटपुट बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये सारे टैलेंट्स जब एक साथ आते हैं ना, तब जाकर एक टोटल थिएटर हमारी नज़रों के सामने आता है। तो ये सारे जो टैलेंट्स हैं, ये टैलेंट्स जब एक साथ आते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, अब बराबर। अब हम बात करेंगे कि इतनी सारी टैलेंट्स है, इतने सारे एक्टर्स हैं, तो एक बार रिहर्सल्स हो गया तो बात खत्म हो जाती है? नहीं। थिएटर के बहुत सारे प्रकार हैं। ये जो थिएटर की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो प्रोसिनम थिएटर है। प्रोसिनम थिएटर का मतलब ये है कि हमारे मुंबई शहर में जो थिएटर्स है, जैसे कि भोडास, जैसे कि प्रबोधन ठाकरे, नेहरू, भारतीय विद्या भवन, बीचपाल, ये सारे जो फॉर्म है वो थिएटर की प्रोसिनियम फॉर्म्स है, जिसमें 3/4 पार्ट एक्टर्स या तो परफॉर्मर्स का होता है, और जो 1/4 पार्ट है वो ऑडियंस का होता है। ऑडियंस थिएटर पीपल के सामने बैठते हैं और बैठकर ये प्ले को देखते हैं, तो प्रोसिनम थिएटर। लेकिन सिर्फ थिएटर प्रोसिनम थिएटर नहीं है। एक एक्टर, मंजा हुआ एक्टर कब है वो तब पता चलता है जब वो ना सिर्फ प्रोसिनम थिएटर में काम करे, बल्कि वो एरिना थिएटर में भी काम करे। एरिना थिएटर बरसों से चली आ रही एक प्रथा। अगर आपने भाष्य चरित्र सुना होगा, संस्कृत थिएटर, ये थिएटर बिफोर क्राइस्ट के ज़माने से चलता आ रहा है। महाभारत के ज़माने में भी विदूषक जब अपना एक्ट करते थे तो वो भी ओपन थिएटर जिसको कहते हैं, राज दरबार में वो साइट थिएटर के हिसाब से करते थे। तो इसे हम लोग आज के ज़माने में इसका नाम दिया है साइट स्पेशलाइज्ड, जहाँ पर विदूषक दरबार में जाकर लोगों को, राजाओं को भिजाता था। तो ये एक थिएटर ऐसा है एरिना। एरिना थिएटर का मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू ओपन थिएटर। थिएटर इन राउंड, जैसे कहते हैं कि एक गोलाकार आकार में परफॉर्म होता है, आसपास कोई दीवार नहीं होती है, लेकिन आसपास चारों ओर ऑडियंस बैठे होते हैं, तो इसे ओपन थिएटर कहते हैं, एरिना स्टाइल। जैसे अगर मैं आपको इस बात का एग्जांपल दूँ तो भवाई स्टाइल जिसको कहते हैं वो एरिना स्टाइल है, ओपन एयर। और जो क्लोज्ड एयर होता है वो आपने देखा होगा सर्कस, हिपोड्रोम्स जिसको कहते हैं, तो वो भी राउंड में होता है लेकिन ऊपर से पूरा कवर अप होता है। तो इस तरह से कई क्लासिक थिएटर के एग्जाम्पल है अपने सामने। जैसे कि
छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, ब्लैक बॉक्स स्टूडियो, तो एक ब्लैक कलर है, पूरा एक रूम होता है जिसका ब्लैक कलर होता है, और वहाँ पर स्टूडियो में लाइटिंग करके लोग परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर ऑडियंस और एक्टर्स उनका लेवल एक ही होता है। जिस लेवल पर परफॉर्म करते हैं एक्टर्स, उसी लेवल पर ऑडियंस पहली रो में बैठते हैं। तो काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार है, लेकिन हर एक प्रकार में एक एक्टर अपनी कला किस तरह से दिखा सकता है वो बहुत महत्व का है। क्योंकि एक्टर के लिए ना सिर्फ आकर, जैसे कि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक्टर को ये चीज़ से ज़्यादा बियॉन्ड दैट प्रोसेस जाना होता है। जब चारों ओर ऑडियंस होता है तो एक्टर को ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि किस ओर उसका फेसिंग करें, क्योंकि चारों ओर ऑडियंस बैठी हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक थिएटर की, ये सारी चीज़ें मायने रखती है एक एक्टर के लिए, कि ये जो एक्टिंग उसको करना है तो सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, लाइव करना है, प्लस सारे ऑडियंस को वो सेटिस्फाई कर सके, सारे ऑडियंस को वो अपने एक्सप्रेशन दिखा सके, ये बात भी जाननी है। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये सारे थिएटर के फॉर्म में अगर वो काम करें। आजकल एक बहुत अच्छा थिएटर आया है जिसको हम कहते हैं प्रोमोनेड थिएटर। प्रोमोनेड थिएटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, मराठी में जानता राजा, जो मैदान में हो, खुले मैदान में, जहाँ पर ऑडियंस एक्टर के पीछे जाए, जहाँ पर एक्टर परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस वहाँ जाकर, वो लोकेशन पे जाकर ये पूरा नज़ारा देखते हैं। तो थिएटर काफ़ी कुछ फूला फला है। ग्रीक रोमन से चली आ रही ये प्रणालिका को आज 2020 में काफ़ी हद तक थिएटर ने अपना मुकाम बहुत मॉडर्नाइज किया है। जैसे कि लंदन और यूएसए में ब्रॉडवे थिएटर, आप सब लोग जानते ही हैं कि ब्रॉडवे थिएटर में भी कितना एक्सपेरिमेंट होता है। आपको ऐसा विजन क्रिएट करते हैं जैसे आपने फिल्मों में देखा। आजकल ये टेक्निक इतनी अच्छी बढ़ गई है कि वो भी एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव टैलेंट है थिएटर में। तो ये सारा जो थिएटर का जो टाइप्स है, ये टाइप्स भी क्रिएटिव टैलेंट को निखारने में, उभारने में, क्योंकि ये सारे थिएटर के मुताबिक अपनी लाइटिंग भी अलग होती है। थ्रस्ट थिएटर होता है तो उसकी लाइटिंग अलग होती है। साइड थिएटर होता है तो जैसे कि आपने क्लब में देखा होगा लोग एक्टिंग करते हैं, आपने घर में देखा होगा कि घर में एक अभी कोरोना वायरस के चलते लोगों ने घर में अपना एक मुकाम बनाया है, एक स्टेज बनाया है जहाँ पर वो एक्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं और लाइव आते हैं। तो ये सारा थिएटर का ही फॉर्म है। ये सारे टैलेंट है जो अलग अलग तरीके से आपके सामने आते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ एक और क्रिएटिव प्रोसेस है, और वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि क्या थिएटर मतलब दो लोग एक दूसरे के सामने डायलॉग बोले और बात हो जाए, नहीं। थिएटर के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि बैले, म्यूजिकल फॉर्म, एक प्ले है जिसमें आपको सिर्फ गाना गाकर ये पूरा एनेक्ट करना है। डांस बैले है जिसमें डांस का उपयोग होता है। ये पूरा फॉर्म वर्षों से भरतनाट्यम, भरत मुनि ने जो शास्त्र लिखा था, संस्कृत में नाट्य का मतलब नाटक, ड्रामा, ये संस्कृत शब्द है नाट्य, जो आज हम लोग रंगमंच, रंगभूमि, ड्रामा कहते हैं, इसको नाट्य शास्त्र जो बनाया है भरत मुनि ने। तो उस जमाने से चली आ रही ये प्रणालिका, आज हम लोग उसे मॉडिफाई करते 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 आज के युग में पहुंचे। तो काफ़ी कुछ प्रकार है, जैसे कि पुराने ज़माने में पर्दे के आगे एक सूत्रधार आया करता था और वो पूरा ड्रामा को एक नरेशन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करता था। और उसके बाद नायिका, नायक और विदूषक, ये सारे जो लोग हैं वो परफॉर्म किया करते थे। एक एक ड्रामा में 80 गाने होते थे। रात को 9 बजे गाना शुरू होता और सुबह को 5 बजे गाने खत्म होते, और वंस मोर तो होता है। तो एक जो 3 घंटे का ड्रामा है वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे तक चलता है। और ये बात 1913 में हुई है, यहाँ मुंबई में, जहाँ एडवर्ड टॉकीज है, वहाँ पर पहले थिएटर था। और वो जो थिएटर वो देशी नाटक समाज थिएटर,
जहाँ पर ये सारा मोमेंट्स हुआ करते थे। थिएटर के लोग रात को ड्रामा देखने जाते थे। वैसे वहाँ पर एक बात आपको बताऊं तो थिएटर के बाहर गेट के पास बुक्स सेलिंग होती थी। वो बुक्स है ना, वो बुक्स गाने की बुक्स होती थी। थिएटर में जो लोग अंदर जाए ना, उसको ये बुक खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि थिएटर में जो गाना बजता है ना, साथ साथ ऑडियंस भी गाए। तो ये भी एक बहुत अलग माहौल था, जिसमें क्रिएटिव टैलेंट में हम ऑडियंस को भी शामिल कर लेते थे। और ये जो टोटल थिएटर की मैं बात करता हूँ, तो टोटल थिएटर में भी काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार है, जैसे कि मोनोलॉग्स। अब मोनोलॉग्स मतलब कोई एक पर्सन पूरा 10-12-15 मिनट आपके सामने एक एक्ट पेश करता है, जिसको मोनो मतलब सिंगल मोनोलॉग्स। ऐसे ड्यूओलॉग्स होते हैं जिसमें दो लोग आमने सामने परफॉर्म करते हैं, छोटी सी स्किट होती है। और बाद में धीरे धीरे इसका एक फॉर्मेट बढ़ता गया, 15 मिनट्स के मोनोलॉग्स होते गए। उसके बाद जैसे कि हम आज के ज़माने में शॉर्ट फिल्म कहते हैं, वैसे ही वन एक्ट प्लेस जो थिएटर का बेस होता है, जो इंटर कॉलेजिएट लेवल पर काफ़ी हद तक वो मुंबई में प्रचलित है, जैसे कि भारतीय विद्या भवन, इप्टा, ये सारे संस्था जो है वो रेगुलरली ये एक्टिविटी चलाते हैं। और ये एक्टिविटी बेस है थिएटर टैलेंट को बाहर निकालने का सबसे बड़ा बेस है। यंगस्टर्स यही प्लेटफॉर्म से आगे आते हैं, बाहर आते हैं। तो ये सारा थिएटर अलग अलग थिएटर है। तो एक एक्टर अगर, जैसे कि क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि 2020 वनडे एंड टेस्ट मैच, तो थिएटर में भी एक ऐसा ही है कि मोनोलॉग्स, वन एक्ट एंड फुल लेंथ। फुल लेंथ ड्रामा मतलब एक फुल लेंथ मूवी जो आप थिएटर में जाकर देखते हैं, वैसे ही फुल लेंथ ड्रामा आप थिएटर में जाकर देखते हैं। और ये सारे जो फॉर्म है, ये सारे फॉर्म को जब ये सारे लोग टैलेंटेड डिपार्टमेंट हेड्स, जो मैंने आपको बताया, लाइटिंग, सेटिंग्स, म्यूजिक, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्रिएटिव टैलेंट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स इस क्रिएटिव टैलेंट को थिएटर के नाम पर कितनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल रन करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्रिएटिव लोग काम क्रिएटिव करेंगे, लेकिन अगर उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा, तो ये क्रिएटिव टैलेंट काम नहीं चलेगा। इसीलिए प्रोड्यूसर अपने आप में भी एक क्रिएटिव टैलेंट है, जो ये सारी चीज़ों को आप लोगों के समक्ष लाता है कि ऑडियंस के सामने इस बात को रखना, और ऑडियंस इसको किस तरह से सराहना करते हैं, कहाँ पर ऑडियंस को परफॉर्म करवाना है ऑडियंस के सामने, ये सारी बातें मैनेज करता है प्रोड्यूसर्स। तो जितना क्रिएटिव टैलेंट मैंने आपको बताई है, उतना ही क्रिएटिव एस्पेक्ट ये भी है, जो बहुत बड़ी है। अगर अच्छी चीज़ आप तैयार करें, लेकिन वो अगर ठीक से ना चले, तो वो भी ठीक नहीं है। और वहाँ पर एक अच्छा प्रोड्यूसर बहुत अपने अनुभव से बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी बातें थिएटर के बारे में इसलिए बताई कि अगर आपको थिएटर का अनुभव है, तो आप फिल्मों में बहुत अच्छा, इट्स एन असेट टू एनी एक्टर टू एंटर टू फिल्म इंडस्ट्री, टू एंटर टू टेलीविजन इंडस्ट्री एज वेल। काफ़ी कुछ एग्जांपल्स जो आपके सामने ही है, जैसे कि परेश रावल जी, मनोज जोशी जी, फिर नसरुद्दीन शाह जी, अनुपम खेर जी, जो सारे लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं। पुराने ज़माने के एक्टर्स जो सुपरस्टार गिने जाते थे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि राजेश खन्ना, वो भी एक थिएटर से आया हुआ व्यक्ति है। और संजीव कुमार, हरिभाई झरीवाल, वो भी, उन्होंने भी थिएटर किया है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी काफ़ी थिएटर किया हुआ है। तो ये थिएटर का जो अनुभव है, शबाना आज़मी जी, ये थिएटर का अनुभव इतनी अच्छी तरह से इंडस्ट्री में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने एक सेशन आपके सामने पुट अप किया, वो टोटल क्रिएटिव टैलेंट, तो थिएटर
is not complete without all these departments. When all the departments come together, it becomes the total, the one thing, that is a theatre. तो थिएटर में काफ़ी कुछ सीखना है। बहुत सारे टैलेंट्स हमारी इंडिया में पाए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे ड्रामास होते हैं, जैसे कि बंगाल में, जैसे कि महाराष्ट्र में काफ़ी ये इंडस्ट्री छाई हुई है। तो मैं भी दोस्तों से यही विनती करूँगा कि थिएटर बेसिक्स तो अगर जाने, अगर आपको टेलीविज़न सीरियल में आगे बढ़ना है या वेब सीरीज़ में आगे बढ़ना है या फिल्मों में आगे बढ़ना है, तो थोड़ा थिएटर बेसिक्स अगर आप जान लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके करियर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तुषार जी, रमन ओझा का एक यहाँ पर मुझे क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द सम एस्पेक्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग दैट आर डिफरेंट इंडियन वर्सेस वेस्टर्न थिएटर्स। सर आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। इंडियन थिएटर बहुत ही लिमिटेशंस वाला थिएटर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थिएटर का आर्किटेक्चर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिनम तक ही सीमित रह गया है। वेस्टर्न थिएटर में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। वैसे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, मुंबई में अरीना थिएटर का एक एस्पेक्ट भी है जो किसी थिएटर में है थोड़ा बहुत, और जो बॉक्स ब्लैक बॉक्स थिएटर के नाम से भी प्रचलित है। और उसके अलावा हम देखा जाए तो वेस्टर्न थिएटर में बड़े बड़े थिएटर जैसे कि ब्रॉडवे थिएटर हमारे इंडिया में अभी अभी शुरू हुआ है। दिल्ली में, गुड़गांव में एक थिएटर जहाँ पर जगुरा नाम का एक प्ले हुआ था, जिसमें आपने शायद अगर पता हो तो देखा होगा कि पूरा सेट ऊपर चला जाता है। तो यस, मुंबई के थिएटर में विथ लिमिटेशंस हम लोग जो काम करते हैं, जो वो लोग विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं, वही काम हम लोग विद इन अ गिवन कंस्ट्रेंट करते हैं। और ये जो लिमिटेशन के साथ हम लोग काम करते हैं, तो हमारे लिए ये टैलेंट और चैलेंजिंग हो जाता है कि हमें अच्छा काम करना है लेकिन इन गिवन कंस्ट्रेंट करना है। हमारे पास 20x28 का ही स्टेज है, हमारे पास बेटन्स 3 है, तो उसमें से ज़्यादा कितनी लाइट आ सकती है? आप अगर ब्रॉडवे थिएटर में देखो तो हजार 1,500 लाइट्स के साथ वो लोग काम करते हैं। करीबन 30 40 50 सेट के साथ लायन किंग वगैरह बहुत अच्छे ब्रॉडवे थिएटर में काम हुआ है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये सारी चीज़ों का एक लिमिटेशन बन जाता है वेस्टर्न थिएटर के कंपैरिजन में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारे पास एक टैलेंट इतनी बड़ी है जो शायद वेस्टर्न के पास नहीं है, और वो है सब्जेक्ट। हमारे यहाँ के राइटर्स जो एस्पेक्ट के साथ, जो नए सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, और उसकी वजह से ये पूरा टैलेंट है ना, बाकी सारे टैलेंट को है ना, वो बैलेंस करता है। चाहे हम लोग टेक्निकली थोड़े लो साउंड करते हो बिकॉज ऑफ कंस्टेंट, लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास सबसे बड़ा असेट है। और इंडिया की कल्चर, संस्कृति जो है, उसमें सब्जेक्ट्स बहुत महत्व रखता है। रश्मिन जोशी जी, आपका भी सवाल है कि ड्रामा राइटिंग ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, क्रिएटिव टैलेंट में थोड़ी बहुत चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। अब थिएटर राइटिंग या तो ड्रामा राइटिंग की बात करें तो इट्स एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन इज अ राइटर विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि सोचते तो सब लोग हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ले लो, अकेले बैठा है तो कुछ सोच लेता है। फर्क इतना है कि वो जो सोचा हुआ है उसको पेपर में नहीं डाल, अगर जब पेपर में डाले उसको लगता है कि उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। इमेजिनेशन सब लोग में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव टैलेंट के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट करके सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद लिखना चाहते हैं और वो अपने कंसर्न्ड पीपल को मिलकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि टेलीविज़न राइटर्स जो है, काफ़ी लोग, काफ़ी यंगस्टर्स है जो अच्छा लिखते हैं, और सिर्फ अच्छा लिखते नहीं हैं, वो इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, अच्छे राइटर्स को ज्वाइन करते हैं।
तो राइटिंग प्रोसेस भी अपने आप में एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ओवरनाइट तो कोई राइटर नहीं बन जाता है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता है आप उतने ही खिलते हैं। सर ये कोमल जी वसा ने लिखा कि से समथिंग अबाउट अहम आवाम वयम। ओह, ये जो अहम आवाम वयम के बारे में पूछा है कोमल जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ड्रामा जो लिखा था प्रदीप राणे जी ने, मराठी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े जाने माने राइटर हैं। प्रदीप राणे जी ने अहम आवाम वयम लिखा था, और अहम आवाम वयम एक वन एक्ट प्ले था जिसमें 3 पीढ़ियाँ दिखाई है, और 3 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस एक ही डायलॉग में। जैसे कि एक कैरेक्टर आकर एक डायलॉग कहता है, करीबन 10 या 12 लाइन बोल के चला जाता है, फिर दूसरा कैरेक्टर आता है, वही 10-12 लाइन दूसरा कैरेक्टर कुछ अलग तरीके से कहता है, और बाकी तीसरा आता है तो तीसरा अपने सिचुएशन के हिसाब से सेम डायलॉग कहता है। तो ये जो फॉर्मेट था ना, वो गजब का फॉर्मेट था। ये प्ले मैंने देखा था, और उसके बाद मैंने भी वन एक्ट में ये प्ले डायरेक्ट किया था। ये प्ले अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्ले है, और मैं चाहूँगा कि जिसको इंटरेस्ट हो, ये प्रदीप राणे जी का ये प्ले आप देख सकते हैं। प्ले का नाम है अहम आवाम वयम। सागर शाह जी कदम ने मुझे एक सवाल किया है कि मैंने एक प्ले किया था युद्ध पुरुष, जो एक नहीं 2 नहीं करीबन 7 लैंग्वेज में मैंने ये प्ले डायरेक्ट किया था, और ये श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और ये श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन पर आधारित ये ड्रामा था, जो गांधी जी के गुरु, महात्मा गांधी जी के गुरु के तौर पर पूजे जाते थे, गिने जाते थे। तो उस पर ये ड्रामा था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, काफ़ी पॉपुलर प्रचलित कैरेक्टर है ये श्रीमद राजचंद्र जी। तो एक लैंग्वेज जो मेरी मदर टंग है गुजराती, मैंने ये किया, और उसके बाद गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल और बंगाली, ऐसे 7 लैंग्वेज में यही प्ले किए। ये प्ले को करीबन 1 साल में, मतलब 365 दिन में 1067 शोज़ उसके हुए। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो वहाँ के रिकॉर्ड बुक में भी स्थापित है, और काफ़ी हद तक हमने ये चीज़ एंजॉय की है। इट वॉज नॉट अ प्ले, इट वॉज अ कंप्लीट इवेंट ऑल टुगेदर, आई वुड से। बुक्स अबाउट डायरेक्टिंग प्लेस, तुषार जी, देखिए ऐसा, ये जो डायरेक्शन है वो अपने आप में एक इनर क्रिएटिव टैलेंट होता है। तो बुक आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज मिल सकता है, काफ़ी कुछ बुक लिखी गई है डायरेक्शन पर, काफ़ी इंग्लिश ऑथर्स ने ये बुक लिखी है, काफ़ी इंडियन गुजराती में भी आपको, मराठी में भी आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग डायरेक्शन। बट frankly speaking, direction is more practical than theoretical. थियोरी पढ़कर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। डायरेक्टर बनने के लिए आपको खुद को फ्लोर पर जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, उस कैरेक्टर के माफिक परफॉर्म कैसे हो करना पड़ता है, कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये करना है तो आप किसी प्रैक्टिकल डायरेक्टर के साथ ज्वाइन होकर करें तो बेटर। कैन वी यूज मेथड एक्टिंग इन कमर्शियल प्ले? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप कुछ भी कर सकते हो कमर्शियल प्ले में। एक ड्रामा है, वो ड्रामा को लिमिट अगर हम बनाएंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो चीज़ हो जाएगी। सो मेथड एक्टिंग या तो किसी और प्रकार की एक्टिंग, ये सब चीज़ें जो है ना वो थ्योरेटिकल बेसिस पर ठीक है, लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकल चीज़ों का सवाल है, तुम तो मेरे साथ काम कर चुके हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू जस्ट डू इट, दैट्स ऑल। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, जो ड्रामा इंडस्ट्री रिलेटेड सवाल थे, और मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने का इस सेशन में बहुत मज़ा आया।